तो इस गांव में मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने काम में जिम्मेदारी अपने कंधे को उठा रखी है। उस जिम्मेदारी का नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। नेतागिरी अपना काम है और जो जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है वो एक अपना काम है। भीम आर्मी पूरे देश में क्या करती है सब जानते हैं। जो महापुरुषों के बताए कार्यों को आगे बढ़ाती है। जो गुरु रविदास जी ने कहा, तथा बुद्ध ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, गुरु नानक ने कहा, गुरु कबीर ने कहा, साहब काशीराम साहब ने कहा, उस विचारधारा को आगे बढ़ा उनके सिद्धांतों पर चलती है। लेकिन साहब काशीराम साहब के पूरा काम करने के बावजूद भी जो सही विचारधारा थी, जो लोगों को पता होना चाहिए था, देश के प्रत्येक नागरिक को, किसी विशेष जाति के व्यक्ति को नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए था, वो विचारधारा उन तक नहीं पहुंची। विचारधारा कौन सी रही? वो जो 5000 साल से देश में स्थापित थी। जैसे मेरी माँ बहनें बैठी है, मेरी माँ की उम्र की होंगी, एक ही तरफ में घूंघट है ना। और अभी भी मैं कुछ सवाल पूछूं बाबा साहब के विषय में, देश के विषय में, तो मुझे कहा कम लोग जवाब देंगे। तो ये कहा कि जानकारी बच्चे बच्चे तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंची। इसी कड़ी में चलते हुए भीम आर्मी की शुरुआत भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमने की। तो सन 2015 में हमने सबसे पहले भीम आर्मी पाठशाला शुरू की। इसका कारण था, इसका कारण ये था, जैसे टिकम बोध जी ये कह रहे थे कि पहले हम प्राइमरी स्कूलों में पढ़कर मास्टर इंजीनियर बन जाते, अब नहीं बन रहे। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना, ये मुझे लगता है एक भी व्यक्ति के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ माफ जाऊंगा, 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बात करी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नहीं, लिख कर देता हूं मैं, नहीं मैं ये बताऊंगा आपको। तो जाहिर सी बात है, जब आपके आय के साधन नहीं है, नौकरियां कम है, तो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, कुछ के जाते भी नहीं होंगे, और कुछ के 500-700 रुपए महीना जिन स्कूलों में प्राइवेट में फीस आती है उसमें जाते होंगे। सिंपल सी बात है। और वहीं भारत में एक वर्ग और भी है, कुछ लोग और भी हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, 10,000 फीस, 15,000 फीस, 1 लाख फीस महीने की। वहां उन्हें सिखाया जाता है सारी चीजें, तैरना सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, गाना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन एक वर्ग जो बहुसंख्यक है, जिसे साहब काशीराम साहब बहुसंख्यक है, ठीक है, जिसे पहले कभी शूद्र कहा गया, जिसे कभी छूट के नाम से संबोधित किया गया, वो समाज जो भारत में सबसे ज्यादा है, उसके बच्चों को आज भी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। हालांकि जो काम हमने उठाया है, ये काम हमारी पीढ़ी पुरानी कर पाएगी, लेकिन हाँ, इससे बाद वाली जो पीढ़ी है, अगर वो इस काम में लग गई तो उसके अगले आने वाली पीढ़ी 100% शिक्षित होगी, जो बाबा साहब अम्बेडकर मानती है। तो इसी के चलते तो भीम आर्मी पाठशालाओं का निर्माण करना शुरू किया कि रविदास मंदिरों में, धर्मशालाओं में, जहाँ जहाँ लोगों को घेर होंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा हो, जो कहे कि नहीं यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, 1 घंटे का हमने शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस बार भीम आर्मी का स्थापना दिवस था, तो हमने घोषणा भी की कि अगले 1-2 साल में 1 लाख पाठशाला पूरे भारत में खोलनी शुरू कर दी। भाई ये जीता रखता उदाहरण आपके सामने कि मैं इस संगठन का सबसे मुख्य व्यक्ति हूँ, सबसे मुख्य पद पर हूँ, वो आपके गांव में आके पाठशाला खोलने आया। ये ऐसा उदाहरण है। अब पाठशाला क्यों खोलनी है और बच्चों को पाठशाला में क्यों भेजना है, ये बड़ा सवाल है। ये तो मेरी माया बैठे ना, ये गौर से सुना। अगर मैं सवाल पूछूं किस देश में सबसे पहले आरक्षण लागू करने वाले कौन थे, गांव के तो लोगों, कितने लोगों को पता है, या जो युवा है इनमें से कितनों को पता है? जानकारी नहीं होगी, सब कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर थे, नहीं, गलत। इस देश में आरक्षण लागू करने वाले सबसे पहले कोई थे, तो उनका नाम था छत्रपति साहूजी महाराज। 1902 में लागू कर दिया, जिससे हमारे कुछ लोग आगे और बढ़े, जिसके बल पर बाबा साहब अम्बेडकर भी थोड़ा सा पढ़े और बहुत सारे लोग पढ़े। ये क्या है कि ये जानकारियां जो है ये हमारे लोगों तक कभी पहुंची नहीं। हमें सतगुरु महाराज की आरती करना तो बताया गया, लेकिन सतगुरु महाराज ने कहा क्या, ये नहीं बताया गया। उदाहरण है, मेरी माँ सारी मंदिर जाती है, मैं भी जाता हूँ सतगुरु महाराज के मंदिर में, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मैं वैसे वाले नहीं हाथ जोड़ता कि घी फूक रहा गुरु जी के सामने ना, मैं गुरु महाराज को पढ़ता हूँ।
मुझे पढ़कर पता लगता है कि चाहते क्या थे। वो समता समानता का राज चाहते थे, वो चाहते सब लोग बराबर रहे, किसी घर में भुखमरी ना हो, ऐसा चाहते थे ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम गलत दिशा क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए बीमारी पाठशालाओं का उदय किया गया कि इसमें आकर के बच्चा 2 घंटे रहेगा, 1 घंटे तो पढ़ेगा अपने स्कूल की पढ़ाई, तो उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, और 1 घंटे पढ़ाए जाएंगे उसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, फुले कौन थे, पेरियार कौन थे, गुरु रविदास कौन थे, संत कबीर कौन थे, बुद्ध कौन थे, ये उसमें पढ़ाया जाएगा, जिससे कि ये पता लग सके कि आने वाले समय में करना क्या। मैं लिख कर देता हूं कि अगर मैं पूछने लगूं अभी कि संविधान में कहां कहां क्या क्या अधिकार आपको मिला है, कोई भी नहीं बता पाएगा। 1-2 आदमी होंगे चुनिंदा। क्या आपको नहीं लगता पूरे देश को संविधान की जानकारी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। ये जो माँ यहाँ बैठी है, कल ये सारे पुरुष अगर नुकैल लगे, सारे के सारे आदमी नुकैल लगे, नाजी औरतों को तुम रखते नहीं, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए ना कि इन्हें कब जेल भिजवाना उस अधिकार के तहत। बिल्कुल सही बात है। तो उन्हीं जानकारियों को देने के लिए हमने बीमारी पाठशाला शुरू की है। ठीक है, तो मेरा सबसे निवेदन है, जितने आपके बच्चे हैं शाम को 1 घंटा 2 घंटा यहाँ भेजे, पढ़ाए। और गांव के लोगों से मैं कहता हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे बाप दादा पिटे, उनके बाप दादा पिटे, गांव से बाहर में रखा गया, हमारी औरतों ने मीट सुखा सुखा का खाया है। मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। अधिकार नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार दे रहे हैं, पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। अब अगर हमारे पास कोई ताकत है और ये जिम्मेदारी है, ये अधिकार वैसे नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, फातिमा से सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपने पूरे जीवन खत्म कर दिया तुम लोगों के लिए, पूरा जीवन। तो ये हमारा कर्तव्य है, इसे समझो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद हमारे लोग थोड़े से एक्टिव होंगे और इस पाठशाला को भरपूर तरीके से चलाएंगे, और दूसरे गांव में भी जाकर के जहाँ आपके संबंध है वहां जाकर पाठशाला चलवाने का काम करेंगे। शुक्रिया।